चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा यूपी बोर्ड में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सकें। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और जो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा यूपी बोर्ड 2025 के लिए वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप आने वाले यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज को केमिस्ट्री क्लास 12 की। दोस्तों इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जल्दी जाकर उन्हें देखिए, आपको बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है हमारे पास, क्या है टॉपिक? अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या है तथा आणविकता। अगर अंतर भी आता है तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, अंतर का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 साइड में डिवाइड कर दिया और एक साइड इधर क्या नाम लिखना, कोटि लिख दो और एक साइड आणविकता लिख दो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, डेफिनेशन अगर दोनों की हमें पता है तो वो भी क्या होता है, उनमें अंतर ही होता है, डिफरेंस ही होता है। तो कौन से सन में आया है? यूपी बोर्ड 2019, यूपी बोर्ड 2020, 22 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और किसी के पास अगर 2024 का पेपर है और उसके पेपर में क्वेश्चन नहीं दिया गया तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो अगर आपको ये कंफर्म करना है कि 2024 में आया हुआ है या नहीं, तो आपको अनसोल्ड पेपर लेना पड़ेगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस मामले में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता की डेफिनेशन देखेंगे हम। क्या है ये? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त क्रियाकारक अणुओं की संख्या, समस्त क्रियाकारक अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। ठीक है, क्रियाकारक अणु कौन से होते हैं? यहाँ मान लिया कितने हैं, यहाँ फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, यानी एक अणु है ये। ठीक है, ये एक अणु है, CH3CO C2H5 का एक अणु है। ठीक है, यहाँ भी H2O का एक अणु है। ठीक है, ये अणु कितने हैं, उनकी जो संख्या है वो कहलाती है आणविकता। सिंपल भाषा में हम ये समझेंगे। ठीक है, किसी रासायनिक, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त क्रियाकारक अणुओं की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ये कितना है, यहाँ कितना है। मान लिया अगर यहाँ 2 होता और यहाँ 2 होता तो क्या होता, 2 और 2 4, इसकी आणविकता कितनी होती है हमारे पास? 4। ठीक है, सिंपल भाषा में समझेंगे इसे ऐसे। ठीक है, समझ में आया आपके आणविकता होती क्या है? ठीक है, CH3CO C2H5 प्लस H2O इक्वल टू CH3COH प्लस C2H5OH। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है आणविकता निकालने के लिए। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, हमें किससे मतलब है? सिर्फ इनसे। यहाँ कितना है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक अणु है। ठीक है, फिर प्लस इधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इससे पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक अणु है, तो 1 + 1 तो कितनी आणविकता हुई इसकी? 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इस एग्जांपल को याद रखेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भी, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी आणविकता में भी, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी कोटि में भी। ठीक है, एक ही एग्जांपल है ये, इसकी मैंने कई जगह जरूरत बताई और एक एग्जांपल मैंने ये दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी कोटि में भी और इसकी जरूरत पड़ेगी शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी, जिससे आपका याद करना आसान हो जाएगा और आपके लिए ये दोनों डेफिनेशन और ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा पढ़ना और याद रखना। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। यह उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण समय के साथ घटता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है। यह उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण समय के साथ घटता है। यह उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण समय के साथ घटता है। अब देखो एक चीज देखेंगे हम, 2 चीज हम याद रखेंगे इसके लिए। एक तो सबसे पहली बात, अगर किसी अभिक्रिया में, ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया में H2O आ रहा है, इससे पहले, सिंपल भाषा में इससे पहले, ठीक है, इक्वल टू से पहले अगर H2O आ रहा है तो उसकी जो कोटि होगी हमेशा 0 होगी, उसकी कोटि हमेशा 0 होती है। ठीक है, H2O, ठीक है, H2O क्योंकि अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी
जो कोटि होगी वो हमेशा 0 होगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जब 0 हो जाएगी, इसकी तो 1 होगी ऑटोमेटिक यहीं से, ठीक है। इसमें भी यही चीज देखेंगे यहाँ से, ठीक है। 1 है तो 1 है, सिंपल तरीका है बिल्कुल, ठीक है। प्लस ये हो गया 0, तो ये आपकी हुई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी इसकी कोटि कितनी हुई आपके पास 1 हुई। इसकी कोटि कितनी हुई 1 है, ठीक है। इसकी कोटि 1 होगी। अब क्या करते हैं, अब इसे देखेंगे 2Hi इक्वल टू गोल्ड, गोल्ड है ये उत्प्रेरक है, H2 प्लस I2। एक चीज का और ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे कि जहां भी उत्प्रेरक दिया हुआ होगा उसकी कोटि हमेशा 0 होगी। मान लिया तीर के ऊपर, सिंपल सी बात, ये तीर बना हुआ है, इक्वल टू का साइन है, अगर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा, उत्प्रेरक का यूज हुआ होगा, तो उस अभिक्रिया की कोटि हमेशा 0 होगी, शून्य होगी, ठीक है। ये अभिक्रिया जो होगी वो क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। इसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। और जिस अभिक्रिया में H2O जुड़ा होगा यानी H2O होगा, उस अभिक्रिया की कोटि 0, सॉरी उस H2O की कोटि क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी हो गई 1 और इसकी हो गई 0, तो ये कोटि होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो आशा है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, शून्य कोटि की अभिक्रिया तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। इकाई कहते हैं मात्रक को, यूनिट क्या है उसकी, ठीक है। यह तो डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, जो 2024 में अब की बार पूछी गई है, ठीक है। तथा इसका व्यंजक भी सिद्ध करना पूछ लिया जाता है, इसलिए तीनों चीजें मैं कराऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये अभिक्रिया है। कौन से सन में आई हुई है, 2019, 2022, 2024 यूपी बोर्ड में पूछी गई अभिक्रिया है, या क्वेश्चन है, या टॉपिक है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया हेडिंग डाल लेंगे, क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के, ठीक है, अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और जिसमें देखो, अब डेफिनेशन अगर बनानी चाहूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, वैसे तो आगे कराऊंगा मैं, लेकिन वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है वो होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। द्वितीय में 2 अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, लेकिन ये शून्य कोटि है इसलिए इसमें किसी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और यही एग्जांपल लिख देंगे पिछले वाला ही, जो हमने पिछली बार कराया आणविकता और कोटि में कराया था, ठीक है। 2Hi उत्प्रेरक है, ठीक है, उत्प्रेरक है, तो इसकी आणविक सॉरी जो कोटि है वो कितनी होगी, शून्य होगी। अगर आणविकता आपसे पूछी जाए तो आणविकता कितनी होगी इसकी, चलो देखते हैं। कोटि तो है इसकी, कितनी होगी कोटि 0, ठीक है। और अगर मैं आणविकता की बात करूं इसकी, तो आणविकता कितनी होगी इसकी 2, ठीक है। कितनी होगी 2, क्योंकि Hi के 2 अणु हैं, ठीक है। तो आणविकता होगी इसकी 2, तो इसलिए आप इस तरीके से ये जो आणविकता और कोटि निकाल सकते हैं। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया है और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे इसे अच्छे से पढ़ के मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चल सकते हैं और याद करते चल सकते हैं, आपके यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमने डेफिनेशन तो इसकी लिख दी है, अब करेंगे हम इसका व्यंजक और फिर बताएंगे इसकी यूनिट यानी इकाई यानी मात्रक क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे आगे फिर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, व्यंजक स्थापित करते हैं, इसका व्यंजक निकालते हैं क्या है। तो मान लेंगे, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, क्या मान लिया, A इक्वल टू B प्लस C, ये मान लिया कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसकी परिभाषा के अनुसार इसका वेग कितना होता है, dx/dt अनुक्रमानुपाती है A की पावर 0, क्योंकि किसी भी अणु का सांद्रण नहीं होता इसलिए 0, सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए 0, यहाँ तक आपको याद रखना है। अब चलेंगे, मैथ वालों के लिए तो आसान नहीं होगी, लेकिन जो बायो के हैं उनके लिए भी मैं कराऊंगा, क्योंकि उन्हें शायद अवकलन नहीं पता, अवकलन समाकलन के बारे में इतना नहीं पता उन्हें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, dx/dt अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, ठीक है, k आएगा।
और इसे लिखा जाएगा a बार 0। ठीक है, a 0। ये ऐसा कैसे ही रहेगा, कांस्टेंट मतलब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया और एक कांस्टेंट आया k। ठीक है, जहां शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, जहां k शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, जहां के शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इसके बराबर क्या होता है 1, इसके जगह रखेंगे 1। जब इसके जगह 1 रखा जाएगा तो ये हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, dx बटे dt बराबर k। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, dx बटे dt बराबर k। और जब k बच गया तो अब कर लो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे मान लो समीकरण 1 और इसे क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसके साथ। तो dx बराबर आपके पास हो जाएगा, नीचे जगह है ना, नहीं है, ऊपर लिख देते हैं। तो dx बराबर आपके पास हो जाएगा, ये dx बराबर हो जाएगा, dx की 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा dx। ठीक है, और k की dt में गुणा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा k dt। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब कर दो समाकलन करने पर, लिख देंगे क्या, ये समाकलन देखेंगे, समाकलन करने पर तो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे इसमें। ठीक है, इसका समाकलन कर रहे हैं तो चिन्ह लगा देंगे। ये समाकलन का चिन्ह होता है dx बराबर k dt। ठीक है, ठीक है। और समाकलन की एक खास बात ये होती है कि जब ये होता है तो सबसे पहले इसके साथ एक कांस्टेंट भी ऐड कर दिया जाता है इसके होने के बाद, जिसे c बोलते हैं। c कर दो या कुछ भी कर दो, यहाँ c कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा सबसे पहले, और एक खास बात और है, ये d जब भी d होता है समाकलन का चिन्ह होता है और d होता है, ये समाकलन का चिन्ह इस d को खत्म कर देता है। ठीक है, और इधर भी इस d को खत्म करेगा। ये देखो कैसे, तो ये तो खत्म हो गया, तो एक बचा x। जब d हटा दिया हमने तो यानी समाकलन का चिन्ह भी इसका हट गया। ठीक है, सिंपल सी बात समझेंगे। फिर इसके बाद ये समाकलन k है, k तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, कांस्टेंट है क्योंकि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के हमने लगाया k। तो ठीक है, किसका होगा अवकलन, इसका, सॉरी समाकलन इसका, किसका, dt का। ठीक है, और dt का भी क्या हट जाएगा, t। जब t हट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर kt। और इसके साथ फाइनल होने के बाद इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड होगा जिसे बोलेंगे हम c। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x बराबर kt प्लस c, जहां c क्या होगा, समाकलन स्थिरांक होगा। ठीक है, जहां c क्या होगा, समाकलन स्थिरांक है। यहाँ c क्या है आपका, समाकलन स्थिरांक है। क्लियर यहाँ तक। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, t बराबर 0 और x बराबर 0, तब क्या होगा, तब लिख देंगे, तब समीकरण 2 से क्या होगा, ये भी 0 हो गया क्योंकि t का जगह 0, तो t की जगह 0 तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, और ये x भी 0, तो c बराबर भी क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो c बराबर भी आपके पास हो गया 0। ठीक है, तो c का मान क्या रख देंगे, c का मान अब समीकरण कहाँ रखेंगे, c का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो c का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में, तो लिख देंगे c का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे c का मान, समीकरण 2 कौन सी है, ये, तो c यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास आएगा kt, वो तो हो गया 0। ठीक, ये रख दो चलो प्लस 0, या क्या लिखेंगे, या x बराबर kt, या kt बराबर x, तो k बराबर क्या होगा, x बटे t। ठीक है, यही है, वेग स्थिरांक का व्यंजक स्थापित करना था, हमने कर दिया, k बराबर x बटे t, यही होगा आपका व्यंजक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब क्या करना है, हमें बताना है इसका मात्रक।
हमें क्या बताना है इसका, मात्रक यानी इकाई, ठीक है, इकाई या मात्रक। तो इसका मात्रक लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे अब इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।